पिछवई का जो नाम है वो सिन्हा जी के पीछे लगने से उसका नाम पिछवई पड़ा। ये सिन्हा जी का फेस आप देख रहे हैं। हाँ। तो वेजिटेबल में ये इंडिगो से बनता है। ओके। पढ़ने के लिए आपको कॉलेज स्कूल जाना पड़ेगा और सीखने के लिए आपको गुरुकुल जाना गुरुकुल जाना। तो इतनी सारी शैलियां राजस्थान में विकसित हुई वो इसी कारण से कि वो राजघराने से में पनपी, राजघरानों ने उनको आश्रय दिया और उनको बढ़ावा दिया और इसी कारण से सबसे ज्यादा राजस्थान की कला दुनिया में फेमस है। नमस्कार। आज हम घूमते घामते आए हैं राजस्थान, रंगीले राजस्थान की धरती पे और हम हैं उदयपुर शहर में। हमारे साथ में बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं श्री राजा राम जी, जो पिछवाई का इतना खूबसूरत काम करते हैं। तो मैंने सोचा एक बार सर से मिलके बेसिकली पिछवाई के बारे में समझें, आपकी जर्नी के बारे में समझें और इतनी जो खूबसूरत कला है उसके बारे में थोड़ा-सा आप हमें बताएँ तो सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। आप मेरा नाम राजाराम शर्मा है और मैं बहुत जल्दी इस नाथद्वारा कला से जुड़ गया और तो मैं इसका श्रेय भी ठाकुर जी को ही देता हूँ, सिन्हा जी को ही देता हूँ। उन्होंने मुझे इस कला में बुला लिया और 13 साल की उम्र में मैं गुरु शिष्य परंपरा नाथद्वारा में चित्रकारों की गली में और चित्रकार श्रीमान तुलसीदास जी, जमुनादास जी चित्रकार के यहाँ उन्हीं के घर में रह के मैंने ये कला प्रारंभ की और उनके यहाँ मैं 12 साल तक मैंने ये काम किया और 12 साल उनके यहाँ काम करने में मैंने वो ब्रश बनाना सीखा, पिगमेंट तैयार करना सीखा, पिछवाई बनाना सीखा और मिनीचर बनाना भी सीखा। और नाथद्वारा की परंपरा से मैं इस तरह से रूबरू हुआ कि वहाँ हमेशा दिनचर्या में एक बार सिन्हा जी के दर्शन करना, ये ज़रूर वहाँ के लोगों में मैंने एक विशेषता खूबी देखी, तो उसमें मैं भी रेगुलर हमेशा दर्शन करने जाता था। और वहाँ सीखने का मतलब ये है कि आप घर में तो सीखते ही हैं, लेकिन मंदिर बहुत कुछ सिखाता है। सही बात है। तो जो दर्शन करने हम जाते थे तो दर्शन में क्या श्रृंगार है, कौन से वस्त्र हैं, कौन सा वहाँ का कीर्तन चल रहा है, कौन सा आज भोग है, वो सारे 8 दर्शन की परंपरा हुई। तो 8 दर्शन की परंपरा में क्या-क्या परिवर्तन है, ये सारे नज़दीक से मैंने उसको समझने की कोशिश की और एक वो बचपना होता है कि बचपन में सभी सभी का ये मानना रहता है कि बचपन में बच्चा जो है वो जल्दी कोई चीज़ अपने दिमाग में उतार लेता है। सही बात है। तो मैंने भी वो मेरा बचपना था, 13 साल की उम्र आप समझ सकते हैं कि मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी था। उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की, सिर्फ़ इसी में मेरी रुचि इतनी बढ़ी कि मैं अभी तक भी मतलब सीखता ही जा रहा हूँ। और सीखने के दौरान पिछवाई क्या होती है, पिछवाई कौन से कलर से बनती है, उसमें क्या-क्या बनना चाहिए और पिछवाई में उसकी साइज़ क्या-क्या होती है। क्योंकि मैटर करता है कि पिछवाई का जो नाम है, वो सिन्हा जी के पीछे लगने से उसका नाम पिछवाई पड़ा। तो पिछवाई कला का जैसा आपने बताया कि ये भगवान के पीछे लगता है इसलिए पिछवाई कहते हैं। तो और इसके बारे में थोड़ा-सा इन डेप्थ आप बताएँ कि हिस्ट्री क्या है? कौन से कलर्स यूज़ जी, आते जी। हैं? ये पिछवाई का जो हिस्ट्री है लगभग 300 वर्ष से हम लोग मानते हैं और 300 वर्ष से ये रेगुलर चलने वाली परंपरा है, जो ठाकुर जी के सिन्हा जी के पीछे लगाई जाती है। तो पीछे आप देख रहे हैं कि जैसे ये ठाकुर जी है, हाँ। तो ये मूर्ति का शेप ये इस तरह से है ओके। और ये जो साइड में बनने वाली चीज़ें हैं, ये पिछवाई कहलाती है। ओके। तो ये जब पिछवाई बनाते हैं तो ये पिछवाई यहाँ से कपड़ा कट करके और वो पिछवाई बनती है। अच्छा, मतलब ये मूर्ति है ये भगवान मूर्ति की। है।
तो ये कपड़ा कट होगा और ये पीछे का हिस्सा ओके है। हिस्सा है। ओके और ओके। जब वह लगेगी हम्म, तो ठाकुर सिन्हा जी ऑलरेडी वहां है, तो वो अच्छा। इसके साथ ऐड होके आपको पता नहीं चलेगा कि ये पीछे क्या है। ओके वो ओके। इसमें एक तरह से वो सम्मिलित है। राइट, समझ गया। और जब वो पिछवाई लगती है तो उसका भी पर्टिकुलर अलग अलग दिन है। 365 दिन में पर्टिकुलर एक दिन के लिए वो पिछवाई लगती है और वापस उसको हटा के स्टोर की जाती है। अच्छा। ये एक परंपरा रही जो 30 त्योहारों पे अलग अलग, जैसे ये पिछवाई आप बन रही है, हाँ ये पिछवाई है शरद पूर्णिमा की। तो जब नाम ही शरद पूर्णिमा है तो शरद हाँ। पूर्णिमा के उत्सव को सभी अपने मस्तिष्क में उतार चुके हैं। राइट। तो ये फुल मून है चंद्रमा का, और ये रास करती हुई सखिया है, हाँ हाँ मतलब रास भाव में। हाँ और हाँ। ये नीचे म्यूजिशियन है। ओके। तो ये ऑल ओवर अगर देखेंगे तो ये शरद पूर्णिमा की पिछवाई है। और ये इसमें पिछवाई में स्पेशल ये बॉर्डर बनाई जाती है, आप देख रहे हैं। हाँ। तो किसी में सिन्हा जी का 24 स्वरूप बनाए जाते हैं, किसी किसी में 24 लीलाएं बनाई जाती है, और किसी किसी में ऐसे गाय की बॉर्डर, मोर की बॉर्डर, ये भी एक बनाने की। तो ये पिछवाई को भव्य दिखाने के लिए भी एक ये डेकोरेशन किया जाता है। राइट। और हर पिछवाई में ये यमुना जी का पार्ट जरूर होगा, कमल अच्छा, तले का। ये यमुना जी है, हाँ ये यमुना तलाई का पार्ट है हाँ, जिसके अंदर कमल है, कमल कमल। के और तो ये यमुना हाँ। जी के भाव से यमुना दिखाई जाती है, क्योंकि ठाकुर जी का जो लीला थी वो वृंदावन और मथुरा की थी, बराबर है। और वो यमुना के किनारे थी। तो ये हाँ। उस पिछवाई में अभी भी वो यमुना का एक प्रतीकात्मक उसमें दर्शाया स्वरूप जाता है। यमुना जी आ रहे हैं। एक चीज थोड़ा सिन्हा जी के बारे में भी आपको दो शब्द और बता दूं। हाँ हाँ सर। जैसे ये सिन्हा जी का मूर्ति चौकोर में है, हाँ और ये सिन्हा जी की मंदिर, ये मूर्ति जो है उसकी आकृति प्लेन पत्थर में आगे से उभरी हुई है। हाँ हाँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक शेषनाग की तरह एक राउंड खोला है। राइट। शेषनाग का खोला इसको बोलते हैं। हम्म इसके पीछे भी काफी चिन्ह है, हम्म। लेकिन ये जरी का कपड़ा लगा के उसको श्रृंगार में इसको कवर कर दिया जाता है ठीक है। जब श्रृंगार कराते हैं। हाँ और ये उसका फ्रेम अलग बना के ये पिछवाई का पार्ट बनता है। हाँ हाँ। अब इसमें आप देखेंगे तो ये मुकुट है, और ये इसको जो घेर है, इस घेर को बोलते हैं काचनी। काचनी। तो मुकुट काचनी का श्रृंगार, यानी अच्छा। बड़ा फेमस ये मुकुट काचनी का श्रृंगार है। हाँ हाँ। ये शरद पूर्णिमा के दिन भी आता है, दान एकादशी के दिन भी आता है, और भी भारी श्रृंगार होते हैं उस दिन। और इसमें ये कमल की माला और ये फूलों के कली की माला अच्छा। ये भी धराई जाती है। और हाँ। ये साइड में आप देख रहे हैं ये स्वामिनी जी भाव की चोटी धराई जाती है अलग से, अच्छा। हाँ हाँ। क्योंकि वो राधा रानी जो थी, उनसे सिन्हा जी ये कृष्ण का मिलना मथुरा में लास्ट, मथुरा जब आए वो, तो गोकुल में लास्ट उनका मिलना था। हाँ। उसके बाद से वो राधा रानी से कभी नहीं कभी मिले। नहीं मिले। हाँ। और बाल्य अवस्था में ही वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए, तो वो बांसुरी भी उनकी कृष्ण की थी, वो याददाश्त के रूप में राधा रानी ने ले ली थी। तो ऐसा वृतांत सभी जगह मिलता है। सही है। तो वो बांसुरी भी उन राधा रानी के भाव से ही ये बांसुरी है, अच्छा। ये लगाई जाती है। हाँ और हाँ। राधा रानी के भाव से ये जो चोटी भी वहां धराई जाती है। ओके। और बाल रूप के कारण वो चोटी बाल बच्चों के होती है, हाँ ये भी हाँ है। हाँ। लेकिन इतनी बड़ी चोटी नहीं होती समझा। जितनी बड़ी सिन्हा जी में धराई जाती है। हाँ। और ये नीचे आप देख रहे हैं, ये इसके बारे में बहुत लोगों को ये रहता है कि ये क्या है। तो ये यमुना जल है, ये इसको जारी बोलते हैं हम लोग। और जारी यमुना जल भर के उसको कपड़ा कवर करके ऐसे रखा जाता है, बराबर। और कपड़ा को गीला करके, ताकि पानी ठंडा रहे। ठंडा रहे। हाँ। और ये बनाए हैं पान के बीड़े, तो ठाकुर जी को पान के बीड़े का भोग लगता है। ओके। और ये है इसको बंटा जी बोलते हैं, इसमें हाँ। प्रसाद रखा जाता है, अच्छा। यानी एक तरह से टिफिन ठाकुर जी का। तो ये 3 चीज विशेष, और ये मोड़े है। मोड़ है। हाँ। और ये नीचे चरण के नीचे भी एक पिछवाई होती है। तो अच्छा। ये ऊपर की पिछवाई पीछे वाली, हाँ। ये चरण चौकी की पिछवाई। ओके। तो इसमें इस पिछवाई का रिलेटेड कोई भी पार्ट इसमें आ जाएगा। अंकन आता है। ओके। तो ये पिछवाई का और सिन्हा जी का थोड़ा सा, और ये कमल धराए जाते हैं यमुना जी के भाव से। हम्म। और ये जो हाथ आप देख रहे हैं, उल्टा हाथ ऊपर की तरफ, हाँ। ये गिरिराज जी को उठाए हुए वो भाव है। बेसिकली तो ये मिनिएचर फॉर्म है। हाँ और मिनिएचर फॉर्म को अब ये बड़े उस पे ला रहे हैं कि हाँ ये पहले से ही इतने बड़े बड़े हाँ, बनते थे। नहीं, जब मैंने बताया आपको कि 300 साल से ये पिछवाई की परंपरा शुरू हुई, हाँ। तो उस समय 300 साल पहले हम खुद भी कल्पना कर सकते हैं कि 300 साल पहले कैसा समय रहा होगा।
या कैसे यात्री लोग नाथद्वारा में कैसे पहुंचते होंगे हाँ, और क्या सुविधाएं थी कि नहीं थी। तो जब हम उस विषय में सोचते हैं तो आप सोच सकते हैं कि हमारे पास लाइट नहीं थी तो ज़्यादा पिछवाई को नज़दीक से देखा नहीं जाता था। और जब मंदिर में लगती थी तो बेसिकली वो मंदिर में 2 दरवाजे के अंदर ठाकुर जी का गर्भगृह है। तो 2 दरवाजे के बाहर से हम ठाकुर जी के दर्शन करते थे। और अंदर की तरफ जो गोस्वामी जी होते थे, सेवा करने वाले, वो एक आरती करते हैं, उस आरती में पिछवे के दर्शन होते हैं। अच्छा, ओके। तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, उस आरती में इतना दूर से 20-30 फीट दूर से हम दर्शन कर रहे हैं तो क्या दिखेगा? सही है, अंधेरा है अंदर तो सिर्फ दिए की रोशनी हाँ, बराबर है। तो वो दिए की रोशनी में, आरती की रोशनी में आर्टिस्ट ने ये सोचा कि यार मैंने इतना फाइन अगर मैं करूँगा, तो वो काम दूर से तो दिखेगा नहीं। तो उसने जो-जो उनको दिखाने थे, उस पे फ़ोकस किया। हुँ, हमें क्या दिखाना है। हुँ। जैसे मान लीजिए एक सखी दिखानी है हाँ, या इधर की सखी दिखानी है, तो इसको उन्होंने क्या किया कि जैसे सिनार जैसे लगा के गर्दन से नीचे तक, हाँ, यानी कंधे तक बड़ी सखियां बनाई ओके। ताकि दूर से दिखे। हुँ, और फिगर जो भी बनाए बड़े बड़े बनाए। हुँ। और इसी तरह से ये जैसे अभी इस पे पेड़ पौधे बने हुए हैं, हाँ, तो ये छोटे हैं, मिनिएचर फॉर्म में है। हाँ। लेकिन वहां मंदिर में उस समय बड़े बड़े पेड़ बनाए और पेड़ पत्तियां बड़ी छोटी की, लेकिन फल बहुत बड़े बड़े बनाए। तो उसमें आम के पेड़ जो बनाए वो आम के पत्ते छोटे हैं, हाँ, लेकिन आम बहुत आम बड़े-बड़े बड़े, लगाए, हाँ। ताकि दूर से दूर से देखने आम में ये दिखे, लगे कि ये आम का आम पेड़ है। है। हाँ, सही तो है। ये छोटी-छोटी चीज़ें उन्होंने बहुत ध्यान रखी और इसीलिए उस समय इतना बारीक काम उन्होंने नहीं किया। हालाँकि वो बहुत बारीक काम भी हुआ था, लेकिन वो छोटे मंदिरों के लिए या उन जो दूसरे काम हुए थे उसमें। लेकिन ओके। बेसिकली और साइज़ बहुत बड़ी होती है। मंदिर की पिछवाई की साइज़ है 12 फीट। और 12 बाई 7, 7 अच्छा, हाइट है और 7 12 हाइट फीट 12 विड्थ है। फीट हाँ, चौड़ाई हाँ, तो ओके। उस इतनी बड़ी पेंटिंग में वो बहुत अच्छे से उन्होंने किया, लेकिन 300 साल पुरानी पेंटिंग बहुत कम मिलती है, ज़्यादातर मिलती है 200-250 साल पुरानी पेंटिंग अभी मिल भी जाती है अभी मिल भी। जाती देखने को मिलती है। तो सर जब आप ये पेंटिंग्स बना रहे हैं तो ये कपड़ा तो ये कॉटन है या सिल्क है? नहीं, ये कॉटन है हाँ, और कैमरिक के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, 100% सूती कपड़ा। सूती कपड़ा है जी। और कलर्स कौन से हैं ये सारे? कलर इसमें अलग-अलग मैं 4 प्रकार के कलर यूज़ करता हूँ। तो 4 प्रकार के कलर में एक वेजिटेबल कलर है और वेजिटेबल में कुछ फूलों से बनता है, जैसे ये सिन्हा जी का फेस आप देख रहे हैं। हाँ, तो वेजिटेबल में ये इंडिगो से बनता है। ओके। इंडिगो की फार्मिंग होती है और उससे वो कलर बनाया जाता है। और इसी तरह से अब अर्थ कलर में आएँगे तो मिट्टी फ़ॉर्म में पेवड़ी आती है, ब्रह्मसैना आता है। ऐसे 3-4 कलर उसमें अर्थ कलर में मिलते हैं, मिट्टी फ़ॉर्म में। और तीसरे कलर मेटेलिक। तो हुँ, मेटेलिक में जैसे ये आप देख रहे हैं ये गोल्ड है, वो मून बनाएँगे तो वो सिल्वर में है। अच्छा, तो ये इस तरह से और कुछ आता है स्टोन कलर। तो स्टोन कलर में कुछ मरकुरी कलर है, कुछ हार्ड स्टोन है जिनको कूट के पीस के हम तैयार करते हैं। जैसे ये रेड कलर आप देख रहे हैं, हाँ, ये मरकुरी सिंगरफ है। ओके। इसको सिनेबार भी बोलते हैं, सिंगरफ बोलते हैं और ये पारे से निकलता है। ओह! ओके। तो इस तरह से ये इसको बड़ा और इसमें स्टोन कलर बेसिकली एक दूसरे में मिक्स नहीं होता है। वो आपस में जेल नहीं होते हाँ, उसका रिएक्शंस अलग-अलग जी, हो जी। जाते हैं। हाँ, तो ये रेड कलर ये सेम इसी कलर का सिंगरफ आता है, तो उसको हम कूट के और उसको तैयार करते हैं। और फिर गोंद मिला के जो खाने वाला गोंद होता है, उसको पानी में भिगो के उसका पानी कलर में मिलाने से ये पक्का हो जाता है, तो हम ऐसे इसको सूखा हाथ घुमा सकते हैं। तो ये इस पे अगर पानी गिरे तो कुछ नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। बिकॉज़ इसमें वो गोंद मिला बस हुआ है इसमें पानी पानी लगने के बाद उसको वहीं सूखने दो, हाँ, उसके ऊपर हाथ नहीं घुमाना। अच्छा समझ गया। है हाँ, कलर सारे हाँ, पानी के हैं, हाँ, लेकिन ये मतलब टेम्परा विधि में इसको काम किया जाता है। जी, ये जैसे मैंने आपको कलर के नाम बताए थे सिंगरफ और वो, हुँ, उसके साथ-साथ ये सोने के हिलकरी इसको बोलते हैं हम लोग। हाँ, हाँ, तो सोने के बरक आते हैं, बरक को हम गोंद में ग्राइंडिंग करके हुँ, और उसको लिक्विड कर देते हैं। ओके, और लिक्विड करने के बाद इसको साफ पानी से फ़िल्टर करके और गोंद मिला के वापस हुँ, और इसको पानी के साथ में आप जैसे दूसरे कलर से काम करते हैं, हुँ, उसी तरह से इससे भी हम काम कर लेते हैं। ओके, और इसको काम करने के बाद इससे इससे हम गोल्ड को शाइनिंग करते हैं।
जैसे ये एक हकीक स्टोन है हाँ और हकीक स्टोन को जैसे ये ऐसे ऐसे करके उस गोल्ड को शाइनिंग देता है। और हाँ अगर और भी बारीक है तो ये पॉइंट है, नुकीला पॉइंट है, हाँ इससे ऐसे छोटे छोटी लाइन भी इसको शाइनिंग कर सकता है। और इसी तरह से ये जैसे सिल्वर हम बोलते हैं, हम्म लेकिन सिल्वर जो है वो समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से थोड़ा उसका रंग बदल जाता है। हम्म तो वो सिल्वर पुराने समय से सिल्वर यूज कम आया है, हम्म। ज्यादातर कथीर काम आया। क्या चीज? कथीर। कथीर। अच्छा, कथीर। तो ये कथीर जो है वो बेसिकली जिंक से बनता है ओके। और ये कभी भी काला नहीं पड़ता हाँ हाँ। और इफेक्ट इसका बिल्कुल सिल्वर की तरह है। ओके। और ये अभी तो इसको मिलना भी मार्केट में बंद हो गया, तो बड़ा मुश्किल हो गया आर्टिस्ट के लिए कि कुछ कुछ चीजें समय के हिसाब से बदल जाती है। तो मेरे पास तो अभी रखा, तो मैं काम में ले रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें लुप्त भी हुई है। ओके। तो उसका भी हमें कष्ट है, लेकिन बट क्या कर सकते हैं कि किसी को उसके बारे में पता नहीं था। और इसी तरह से ये टूल्स मैंने बताया कि ये हकीक स्टोन है, हम्म। और ये मैंने बताया गिलेरी का बाल का गिलहरी ब्रश। के बाल का ब्रश है। और एक ये विशेष पिछवाई में काम आने वाला टूल्स है हमारा, ये भी हकीक स्टोन है। हाँ इसको हमने एक लकड़ी के बेलन की तरह इसको बनाया, हाँ। और ये पिछवाई जब हम बेस कलर लगाते हैं, तो बेस कलर लगाने के बाद इसको उल्टा करके और चिकने फर्श पे या ग्लास पे उल्टा करके ऐसे ऐसे इसको घिसाई घसते की हैं। जाती है, हाँ। ताकि वो एकदम स्मूथ हो जाए, स्मूथ। हाँ हाँ। और उसके बाद फाइन मिनिचर काम उस पर कर सकते हैं। तो ब्रश मूवमेंट इजी हो जाता है, इजी हो जाता है, वो रफनेस खत्म हो जाती है। रफनेस खत्म हो जाती है। उसको खत्म करने के लिए एक हकीक का, इसको बोलते हैं घोटा, इसको बोलते हैं ओपनी, और इसको बोलते हैं कलम, हाँ और ये हिलकारी, हाँ। और ये कथीर। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कपड़ा ले आओ उसके ऊपर काम करो, उसके पहले पूरा प्रोसेस है। जी जी जी। उसको आप इसको स्टार्च करते हैं, जी जी स्टार्च करके उसको स्ट्रेच जी करते जी। हैं, फिर बेस कलर लगाते हैं, फिर उसको घसते हैं। जी जी। तो पहले पूरी तैयारी करेंगे, तैयारी करेंगे। उसके बाद में सारा हाँ, काम तो होता है। मैं ये मानता हूँ कि जितना पेंटिंग सीखने का काम है, हाँ, उतना उसका पीछे का प्रोसेस पीछे का सीखने का काम प्रोसेस है। सीखने का काम है। तभी तभी ये ये चीज़। सालों-साल चलती है, हाँ, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी जी, जी। इससे बढ़ती है अभी कि क्या। ये भी देखेंगे तो ये हटी हुई है। हाँ, इसको खाली यहाँ से पेस्ट, साइड से पेस्ट किया हुआ है। हाँ, हाँ, समझा मैं। हाँ, जी। और हटने के कारण ही इसको काम करना आसान है। हुँ, बट अगर चिपकी हुई होती तो ये अगर निकालते समय काफ़ी सारे कलर डैमेज कर कमेंट देती। सही बात है। हाँ, तो इसकी उम्र बढ़ने का कारण यही है कि इसको पूरा कपड़े को हटे हुए पे ही काम होता है। बहुत अच्छा सर, काफ़ी अच्छी जानकारी है हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छी-खासी जानकारी है। और सर कुछ स्पेसिफिक ब्रश है बिल्कुल आप ब्रश हाँ, भी ये बना। जैसे मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बहुत ही महीन ब्रश है, हाँ, और इसका एक बाल भी अगर आज के जैसे समय में जैसे आंखें वैसी नहीं रही, हाँ, लेकिन ये पॉइंट जिसको दिखता है वो आराम से इसको काम कर सकता है। ओके, और बहुत माइन्यूट है इसका, अगर आउटलाइन करेंगे तो ये एकदम स्मूथ आउटलाइन सिंगल आती है। आउटलाइन आएगी। और ओके, इसको एक बाल सिंगल आगे निकला हुआ है, बाकी सब उसके पैरेलल जमे हुए हैं, हाँ, तो वो एक बाल ही काम करता एक है। ही बाल काम करता है। हाँ, बिल्कुल पतला एक बाल वो बस उतना। ये गिलहरी के बाल का ब्रश इसको है, तो मैं नाथद्वारा में मेरे गुरुजी के यहाँ जब था, तो ये ब्रश बनाना भी मैंने सीखा था। अब वो गिलहरी को। हाँ, हाँ, वो जब छोड़ देती है बाल तो वहाँ बस से बाल इकट्ठा करते हैं। हाँ, राइट। तो वो ये काम भी मैंने गुरु शिष्य परंपरा में सीखा। और वहाँ एक्चुअल में गुरु के यहाँ पे जो सीखने की जो तरीका है, जिसको गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल जो बोला जाता है, तो उसमें क्या है कि नित्य कर्म जो हमारे हैं, सुबह के कितने बजे उठते हैं, कितने बजे क्या, वो सारी गुरु से हमें शिक्षा मिलती है, हाँ, हाँ। जो हम आज स्कूल, कॉलेज या स्कूल, इंस्टीट्यूट कॉलेज में में नहीं नहीं सीख सीख सकते। सकते, सही बात है। हम काम करना तो सीख जाएंगे, हाँ, लेकिन काम करने के जो तरीका है, क्या समय होना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, कैसे काम पे बैठते समय उसके पहले कितना वो हमें स्वयं नहा धो के थोड़ा माइंड को फ्रेश करना, और जब दर्शन करने जाता तो दर्शन में क्या देखना, तो वो एक सीखने का एक चक्र है। तो ये जैसे ये बेसिकली हमारी परंपरा है। जी जी ये हमारी धरोहर है। जी। तो जब तक हमें सही गुरु नहीं मिलेगा, जब तक हमें सही गुरु गाइडेंस या रास्ता नहीं दिखाएगा, तब तक हम इसको किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं? मतलब हमें वो हाँ,
इसको देखिए, इसको समझने के लिए तो बहुत मुश्किल है, और मुश्किल इसलिए है कि ये परंपरागत आर्ट है। हाँ, बराबर है। और परंपरागत आर्ट में जैसे मेरे को भी मेरे गुरुजी ने रखा, तो वो मैं उस चित्रकार फैमिली से ही था, इसलिए मैं गुरुजी के यहाँ सीख पाया। क्योंकि बेसिकली 1-2 दिन, 6 महीने, साल, 2 साल में कोई अगर सीखना चाहे तो बहुत मुश्किल है। सही बात है। आप बेसिक सीख सकते हैं, आप हाँ, अपना ट्राई कर सकते हैं उसके बाद में, लेकिन परंपरागत जो आर्ट है, वो आज परंपरा के नाम से ही उसको पहचान मिली है, और वो जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती पास है। आउट होनी चाहिए, राइट। जब तक तो वो आम जो सोचना है सबका कि हम कैसे सीख सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो अनुभव कर सकता है। सीखना और सिखाना, ये दोनों तो कुछ ऊपर वाले का हाथ है, कुछ गुरुजनों के हाथ में है, और कुछ सीखने वाले के हाथ में है। सही बात है। तो ये मैं प्रसाद है, जिसको जितना मिल जाए उसको ग्रहण वो करना चाहिए। आप परंपरा की बात कर रहे हैं और हम इस इसी परंपरा को आपकी मतलब आपने गुरु से सीखा और आपने अब आपकी अगली पीढ़ी को इसमें लगाया। तो ये एक बड़ी मतलब इट्स एन ऑनर कि आपके घर वाले इसमें आ रहे हैं। तो इसी चीज़ को इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपकी अगली पीढ़ी रजत जी, भैया आप आप भी ये करना शुरू कर रहे हैं। तो जी। अ, आपने फाइन आर्ट सीखा है? जी, मैंने मास्टर्स किया है फाइन आर्ट्स में, हाँ, उदयपुर से ही। और बचपन से ही मैं घर में जो ये काम हो रहा था, उसको देख रहा था। छोटा था मैं तब से कलर बनाना, कुछ काम करना, ड्राइंग्स करना, वो शुरू से ही मेरा लगाव इस पेंटिंग से था। हाँ, हाँ। तो जब 10th में पास हुआ तो उसके बाद मुझे ये था कि अब मुझे इसी को आगे परस्यू करना है। तो मैंने 11th-12th में भी आर्ट्स सब्जेक्ट लिया, उसके बाद मैंने बैचलर्स करी और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया फाइन आर्ट में। क्या और बात अब है! मैं फ्रीलांस इस पे मेरे पिता के साथ में इस काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैं बेसिकली यही चीज़ को मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब आप फाइन आर्ट्स में आगे गए तो देयर आर लॉट ऑफ कमर्शियल एस्पेक्ट्स उसमें जुड़े हुए हैं। उसको छोड़ते हुए मतलब आपको वापस से इसी चीज़ ने अट्रैक्ट किया, आप यहीं पे आए। तो इसका कोई स्पेसिफिक चीज़ है कि व्हाई मतलब इसमें कौन-सी ऐसी अट्रैक्शन रही आपको? एक एक क्योंकि मुझे बचपन से इस चीज़ का जुड़ाव था। मैंने घर में इतना देखा इसको कि मुझे था कि मैं इस काम को ही आगे बढ़ाऊँगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से इस काम को और अच्छे से कर पाऊँगा। क्या बात और है! कॉलेज में जो मैंने सीखा, हाँ, जो नए तरह का आर्ट है, डिजिटल आर्ट है और यूरोपियन, मैंने हर तरह की कला को देखा, तो उसको देख के लगता है कि मैं क्यों ना उन चीज़ों को साथ में रखते हुए इसमें और नए इनोवेशंस करूँ और कुछ नया करते हुए ना इसका भाव खत्म हो हाँ, और उसके साथ में कुछ नया ट्राई नया आ करूँ। जाए। तो इसी राइट, के राइट। साथ में मैं कुछ नया भी पिछवाई के मोटिव्स को लेके और नए तरीके से उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है! मैं एक चीज़ और जनरली आप दोनों में से ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने पहले भी बताया कि इसके अंदर बॉर्डर्स में हुँ, जैसे गाय हो गई या 24 स्वरूप हो गए, हुँ। तो ऐसे कौन से मुख्य एलिमेंट्स हैं जो बेसिकली किसी पिछवाई का ही पार्ट बनते हैं? तो ऐसे ऐसे ही ऐसा ऐसा कुछ तो जैसे यमुना जी है, हाँ। हुँ, ये पिछवाई का एक मुख्य पार्ट है। मुख्य पार्ट है। और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो होने ही चाहिए? ऐसा कौन से एलिमेंट्स हैं? नहीं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे ये आप पेड़-पौधे भी देख रहे हैं। हाँ, तो पेड़-पौधे में भी एक जनरल ये होता है, कदम का पेड़ तो होना ही होना है। कदम, हाँ, ठीक हर है। पिछवे में आपको हर कदम का पेड़ कदम मिलेगा, का पेड़ मिलेगा, और ओके, कदम का पेड़ जनरली श्रीनाथ जी के पीछे ही मिलेगा। ओके, क्योंकि अच्छा, क्योंकि हाँ, वो कदम का पेड़ है, ये सारी चीज़ें हमारे मन से नहीं बनाते हम। हाँ, 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 वो हाँ, कृष्ण लीला जो वृंदावन के वन क्षेत्र में हुई, हाँ, तो वन विहार में उनके जो वहाँ चिन्ह मिलते हैं, वो ऐसी जगह मिलते हैं, उनको हमने पिछवाई में या पेंटिंग में डालने की कोशिश की। हाँ, तो वो कदम के नीचे वो बांसुरी बजाना, वो गैया को विश्राम कराना, हुँ, और वहीं अपना वन विहार में राजभोग करना, ये सारी जो लीलाएँ हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उसको देख के मिनिएचर में और पिछवाई में बनाने की मतलब सबने कोशिश की, और हम भी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बेसिकली जो फिगरेटिव फॉर्म है वो एक एक अपनी अलग शैली है, जी, प्लस उसके साथ-साथ में जो आप कलर्स यूज़ कर रहे हैं उसका एक महत्व है हाँ। अलग
और जो साथ-साथ में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनकी प्लेसमेंट्स वैसे जी, ही जी। एक चीज़ और है कि ये जैसे आप फिगर्स देख रहे हैं सारे, हाँ, तो ये फिगर बनाने का भी तरीका ये है कि वो एक साइड के ही बनेंगे। ओके, तो जैसे हाँ, ठाकुर जी बीच में हैं, हाँ, वो सन्मुख हैं, हुँ, लेकिन दोनों साइड के जो फिगर बनेंगे उनका जो केंद्र होगा वो सिन्हा जी होंगे। श्रीनाथ जी होंगे, हाँ, तो वो साइड फेस से ही बनाए जाते हैं। समझ अगर वो उनको अगर समझ लीजिए फ्रंट फेस में बना देंगे तो वो उनका एंगल जो है ठाकुर जी से हट के सामने की तरफ आ जाएगा। समझा, हाँ, तो हाँ। ये मिनिएचर की कुछ मतलब पिछवाई में ही नहीं, अधिकतर मिनिएचर में भी ये बात लागू है कि वो उनका सेंटर पॉइंट ही मेन है। तो सर लगे हाथ में एक आपसे एक सवाल और दाग देता जी। हूँ आप पे कि राजस्थान में कितनी शैलियाँ हैं? जैसे ये एक शैली है, जी, जी। और क्या-क्या शैलियाँ हैं अपने हाँ, नहीं राजस्थान में बहुत शैलियाँ हैं, अलग-अलग राजघराने की अलग-अलग शैलियाँ थी अच्छा, और अलग-अलग राजघराने के अलग-अलग संगीत और म्यूजिशियन भी थे। सबसे पहले जब काम होता था तो जब लेखक थे वो जो इसको लिखने आए या इसको समझने आए तो उन्होंने इतनी शैलियाँ देख के उन्होंने सोचा कि यार इसको क्या नाम दें? हाँ, तो उन्होंने एक नाम दिया राजपूत शैली, राजपूत से ओके, हाँ, हाँ, क्योंकि राजघरानों से निकली है। हाँ, तो हाँ, राजपूत शैली नाम देने के बाद और कोई किसी ने दिमाग लगाया कि यार राजपूत शैली कैसे हो गई? कोटा का अलग काम है, बीकानेर का अलग काम है, जयपुर का अलग है। तो उन्होंने फिर अलग-अलग शैलियों पे किसी ने इसको शोध करके फिर ये पाया कि जैसे मेवाड़ राजघराने की कला है, तो मेवाड़ राजघराने में मेवाड़ शैली उसको नाम दिया। ओके, और ऐसे ही सिन्हा जी के टेम्पल से आर्ट निकली उसको नाथद्वारा शैली का नाम दिया। ओके, है दोनों मेवाड़ की, लेकिन हाँ, मेवाड़ में भी ऐसी काफ़ी वैरायटी मिली। ओके, और फिर जैसे ये कोटा गए, कोटा और बूंदी, हुँ, दोनों अलग है लेकिन काम मिलता-जुलता है, लेकिन कुछ बूंदी का काम ज़्यादा अच्छा है और कुछ कोटा का काम अच्छा है। लेकिन दोनों अलग-अलग है, लेकिन मिलती-जुलती है। ओके, ऐसे ही बीकानेर और जोधपुर, अब बीकानेर में भी पिछवाई का काम हुआ है हाँ, हाँ, और बीकानेर शैली की पिछवाई बहुत ही फेमस है। यहाँ मिनिएचर काम काफ़ी हुआ और इसी तरह से बीकानेर और जोधपुर को एक मिलती-जुलती शैली मिलती-जुलती बोलते शैली, हैं। हाँ, 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 इसी तरह वापस से किशनगढ़, हाँ, किशनगढ़ तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और सबसे ज़्यादा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ की जो बनी-ठनी वुमेन बनाई आर्टिस्ट ने, हाँ, वो वुमेन इतनी वर्ल्ड फेमस हुई कि आज भी उसका लोग सोचते हैं किशनगढ़ के नाम से और बड़ी किस ठंड, वो हाँ, एक पेंटिंग के कारण। हाँ, 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 मतलब इतने पतले-पतले हाथ और पतली-पतली एकदम मछली जैसी ऐसी लंबी आँख और ऐसे पतले नाक नक से मतलब वो उसको भी बनाने वालों को भी पता था हुँ, कि ऐसा होता नहीं है। सही है, लेकिन वो वो क्या हमारी आर्ट को हमने कमज़ोर करके आँका है। एक मोनालिसा जिसको वर्ल्ड फेमस मानते हैं। हाँ, सॉरी। तो मोनालिसा को वो मोनालिसा एक पोर्ट्रेट है, हुँ, जो किसी को देख के बनाया हुआ है बराबर है। और ये बड़ी ठनी जो है कि आर्टिस्ट की कल्पना है। हाँ, हाँ, समझा। उसको भी पता है कि ऐसी आँख नहीं होती है। उसको भी पता है कि इतने पतले-पतले हाथ हाथ नहीं होते नहीं हैं होते हैं, हाँ। और इतनी पतली लेडीज़ वुमेन फिगर नहीं होती और वुमेन नहीं जेंट्स फिगर भी। हुँ, हुँ। लेकिन उसकी कल्पना देखिए आप इतना खूबसूरत लगता है वो शैली के एक बार कोई देख लेता है तो वो भूलेगा नहीं। ऐसे किशनगढ़ बिल्कुल, हुई, हाँ, फिर हमारे जोधपुर की ये जयपुर की शैली हुई। जयपुर में भी आमेर की शैली एक अलग हुई। हाँ, हाँ। तो इतनी सारी शैलियाँ राजस्थान में विकसित हुई, वो इसी कारण से कि वो राजघराने से में पनपी, राजघरानों ने उनको आश्रय दिया और उनको बढ़ावा दिया। और इसी कारण से सबसे ज़्यादा राजस्थान की कला दुनिया में फेमस है। उसके बाद उसके पहले जब मुगल काल आया तो मुगल काल में ये बंद हो गई, लेकिन उसके बाद में मुगल से पहले हमारे यहाँ कला थी। सब ये मानते हैं कि मुगल आए उसके बाद में आर्ट डेवलप हुई, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, मुगलों से पहले हमारे यहाँ आर्ट और कला ज़्यादा जिंदा थी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, ये फैक्ट है कि जी। हम कई सालों से कई मतलब कई हाँ, जनरेशन से ये इतने सालों से हमारे पास जी, है, जो जी। कि ये मुगलों की देन नहीं है। हाँ, हाँ। ये हमारी इतनी पुरानी जो आर्ट फॉर्म है, इसको हम ज़िंदा रखने के लिए या इसको आगे आगे इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या-क्या करना चाहिए या क्या-क्या हो रहा है? थोड़ा जी, उसके जी। बारे में आप हमको बताएँ। दी देखिए ये जो धरोहर है,
इस धरोहर के प्रति हम भी चिंतित रहते हैं, हमारी भी रुचि रहती है कि ये हमारे तक ही नहीं रहे, ये आगे भी जाए, और ये प्रयास सभी पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि इसको हम बहुत आशावादी भी हैं, क्योंकि ठाकुर जी जब वृंदावन से नाथद्वारा तक उनकी जर्नी थी, और नाथद्वारा में बेसिकली ये जो हम नाथद्वारा की फैमिलियाँ हैं चित्रकार, ये वृंदावन से सिन्हा जी की सेवा में वहीं से आई हुई है। तो 4 परिवार नाथद्वारा में सिन्हा जी के साथ आए हुए थे, और उस समय से कल्पना करें 400 साल से, तो 4 परिवार के आज 100 परिवार हैं, और 100 ही परिवार आज भी पेंटिंग का काम करके अपना गुजर-बसर करते हैं। तो अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अभी का जो दौर, जब एजुकेशन हमारे भारत में डेवलप हुई, सबका रुझान पढ़ाई की तरफ गया, तो पढ़ाई में ये हुआ कि आप भी जानते हैं कि पढ़ाई करते-करते किसी का रुझान अकाउंट में चला जाता, किसी का साइंस में चला जाता, किसी का आईआईटी में चला जाता। तो वो बहुत सारे वो रुझान के कारण पीढ़ियों में थोड़ी-सी ये रुकावट आई है, राइट। और वो आर्ट को छोड़ के दूसरे फील्ड में बच्चे जाने लग गए। तो जब लेकिन ये है कि नाथद्वारा में हम आशावादी इसलिए हैं कि सिन्हा जी है जब तक ये आर्ट रहेगी। हम इसको उस नज़रिए से देखते हैं, और इसके लिए ज़्यादा प्रयास नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे घर में जैसे मेरा बेटा रजत है, बचपन से ये इसको देखता आया, कैसे कलर पीस रहे हैं, कैसे उनको छानना, कैसे गूंद गलाना, कैसे ये स्टार्च करके इसको कपड़े को तैयार करना। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें सीखते-सीखते आज इसमें रुझान पैदा हुआ, और थोड़ा-सा मैं साधारण एजुकेशन को भी इसका श्रेय दूँगा कि हमने हमारी उस समय इतनी कैपेसिटी नहीं थी, तो हमने बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं डाला। छोटी स्कूल में ही इसने पढ़ाई की, और छोटी स्कूल में पढ़ाई करने से वो कहते हैं कि वो ज़्यादा उड़ान मन में, दिमाग में नहीं थी। और बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी बोलते थे कि इसको बम्बई भेज दो, बड़ौदा भेज दो, इंग्लैंड भेज दो, वहाँ भेज दो। मैंने कहा कहीं नहीं भेजना है। अगर इसको ये काम करना है, तो पढ़ाई खाली एक नॉलेज का ज़रिया है। हाँ। मैं उसको उस तरह से मानता हूँ कि बातचीत करना आना चाहिए, लिखाई-पढ़ाई करना आना चाहिए, कुछ मेल-वेल कर ले, फ़ोटोशॉप में कुछ किसी को अगर भेजना है, तो थोड़ा एडिटिंग करके भेज दे। इतना सा क पढ़ाई से मिल जाएगा तो बहुत हेल्प हो जाएगी। सही है। तो ये कि खुद पेरेंट्स को भी थोड़ा इसके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए कि हम बच्चों को रुझान पैदा करें। रुझान पैदा करें। हाँ, उनको जब तक ज़बरदस्ती उतारने वाली ये दवा नहीं है ये हाँ, कि ज़बरदस्ती हाँ, पिलाई जाए। हाँ, उसमें खाली बचपन से ही उसको रुझान देखें। उसका अगर पढ़ाई में मन है तो उसको उधर भेजें, नहीं तो ये अपने घर में बैठ के करने वाली कला है। और ये मैं सबको उदाहरण देता हूँ कि मैं और मेरे गुरुजी बीजी शर्मा और नाथद्वारा के तुलसीदास जी, आज वर्ल्ड में इनका नाम चलता है। मतलब बीजी शर्मा तो ऐसे हुए हैं कि उनके ऊपर 4-5 बुक है, पेंटिंग की, उनकी खुद की। हाँ, और वो 4-5 बुक है, अलग-अलग फ़ील्ड की है। ऐसा नहीं खाली पिछवाई की है। कृष्णा पे है, महावीर पे है, और बुद्धा पे है, और जैनिज़्म पे है। अच्छा। तो ऐसा नहीं खाली पिछवाई में सिन्हा जी बनाना है। ये इतना काम अगर करने वाला हो, तो वो दूसरे फ़ील्ड का काम भी कर सकता है। राइट। ये एक स्किल है। ये स्किल हर पेंटिंग के लिए, हर तरह के आर्ट के लिए काम आती है। तो ये मतलब इसको ये भी कह सकते हैं कि ये मोटा-मोटी एक फ्रेम है। इस फ्रेम में सब समाहित सब है। समाहित है। हाँ। तो बेसिक थॉट प्रोसेस यही आता है कि आप मतलब इस कला को बढ़ाने के लिए बचपन से बच्चों को प्रेरित किया जाए। क्या स्कूल लेवल पे भी सिखाया जा रहा वो है, या ये मतलब आर्टिस्ट के घरों से ही आगे जाएगा? नहीं, ये एक्चुअल में आर्टिस्ट के द्वारा ही पास आउट होता है, हाँ। और स्कूल में टीचर होते हैं। तो दोनों मैं दोनों को अलग-अलग जगह मानता हूँ, एक पढ़ाई हाँ, और एक सिखाई। सिखाई। हाँ, हाँ, पढ़ाई अलग है, सिखाई अलग है। सही बात है। पढ़ने के लिए आपको कॉलेज, स्कूल जाना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपको गुरुकुल जाना गुरुकुल पड़ेगा। जाना पड़ेगा। राइट, परफेक्ट, क्योंकि वो जब तक आप अपना कलम जी, जी, घिसेंगे जी। नहीं, तब तक आप सीखेंगे नहीं। सीखेंगे नहीं। राइट, ये बेसिकली किसी भी कला का वो हाँ, रहा हाँ, कि आपको आपको गुरु बिल्कुल, के चरणों में बैठ के रियाज़ करो, रियाज़ करो। सा, सा, जी, सा, जी, जी, सा, जी। सा करते रहो, तब रे पे आएँगे, फिर हाँ, ग हाँ, पे हाँ, आएँगे। हाँ, बिल्कुल। सही है, तो वो उसी तरह से लाइन खींचना आता है। ठीक है, मैंने आपका आज बहुत समय जी, लिया, जी। मुझे पता है कि आपके और कुछ गेस्ट जी, आ जी। रहे हैं।
सर मैं सही में जी, बहुत बहुत आभारी हूँ जी, कि जी। आपने मुझे समय दिया और आपकी कला के बारे में बताया। आपका इतना खूबसूरत जो घर है, मैं जब एंटर हो रहा था तब मैंने भैया को ये बोला कि एंटर होते ही एक जो कला का वाइब आया, जी, जी। ये बहुत सुंदर जी, आपने इतने सुंदर तरीके से अपना घर जी, बनाया, जी। इसी को आप जो आपका वर्कशॉप है, तो नहीं मैं ये जो आपकी फीलिंग है मैं उसको दूसरे तरह से लेता हूँ कि सिन्हा जी का जो मंदिर है, हाँ, बेसिकली वो मंदिर नहीं है, वो एक हवेली है। हुँ, बाकी सारे जो टेम्पल होते हैं उनको मंदिर का नाम दिया है। हाँ, और सिन्हा जी की उस तरह से शिखर नहीं है, उनकी इतनी बड़ी उनका ध्वजा पताका ऊपर से नज़र नहीं आती। वो सिंपल घर में रहते हैं लेकिन उनके आस-पास जो है वो लुक हवेली वाला है। हाँ, और सिन्हा जी की हवेली के नाम से जाना जाता है और जो सिन्हा जी के हवेली में जो कीर्तन बजता है, हुँ, उसी को हवेली संगीत भी नाम वहीं से आया। अच्छा, तो हवेली संगीत बेसिकली सिन्हा जी का कीर्तन है। तो हमारे भी मन में वही था कि जब सिन्हा जी सब जगह लीला करते हैं, तो क्यों ना हम भी उसी तरह से थोड़ा-सा अपने घर को, स्टूडियो को बनाएँ कि ऐसा लगे कि ये सिन्हा जी की इस राज हवेली जी की है। हवेली ये सही हमारी बात नहीं है, ये ऐसी लग रही है ठाकुर जी की हवेली है। और अब बराबर सेटिंग भी वैसे ही है, हम बिना चप्पलों के जी, नीचे जी, जी। बैठ के काम कर रहे हैं, जी, तो जी। ये जब तक हम इतना शुद्ध, पवित्र होके नहीं काम करेंगे, तब तक ये भाव जी, जी, आएँगे नहीं, बिल्कुल। क्योंकि हम ये ठाकुर जी की सेवा है, हाँ, हाँ। तो इ सही बात है। और मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जैसे लोग जो डॉक्यूमेंट करते हैं, उसके ज़रिए भी दुनिया में ये पिछवाई का प्रचार-प्रसार हो रहा है, तो और इस पिछवाई कला के लिए या कलाकारों के लिए ये भी एक मतलब 1-2% फ़ायदा ही होता है कि कम से कम उनकी कला देश दुनिया में जानी जाए। जानी ज़रूरी है सर, बहुत हाँ। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और मैं तो मतलब मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ। जी, जी। नहीं, नहीं, आप अपने लिए कर रहे हैं लेकिन इसका प्रसाद सबको मिलता है। मैं तो आपके पास आके आज जो मुझे नई-नई चीज़ें सीखने को मिली, ये तो बेसिकली मेरे लिए एक प्रसाद है। जी, जी, जी। तो ये इस तरह से ये पूरा पूरा इन डेप्थ जी। मैं बता नहीं सकता मेरे को कितनी खुशी हो रही है, ये देख के कि मैं एक मंदिर में बैठा हूँ और मैं इतने वाइब्रेंट एरिया में हूँ कि इतने इतने खूबसूरत कलर चारों जी, तरफ जी। बिखरे हुए हैं और सब में उनका प्रेम भाव है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। आशा करते हैं आपको हमारे आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएँ कि आपको हमसे और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपके कमेंट्स हमें प्रेरित करते हैं अच्छा काम करने के लिए और अगर आप किसी और आर्टिस्ट से मिलना चाहें तो उसके बारे में बताएँ, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनको हमारे एपिसोड पे लेके आएँ। धन्यवाद। जय हिंद।